इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और यूनिट वेक्टर एरिया का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा आप इस्तेमाल करते हो इसके साथ। हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा था, इसका सिंबल होता है इस तरीके से और इसे आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इतना तो हमें आता है, राइट। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ना, इसकी लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन है। ये फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल, इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट? फ्लैट सरफेसेस के ऊपर एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। जैसे कि ये शीट आप देख रहे हो, राइट, ये शीट आप जो देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये फ्लैट सरफेसेस हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर मेरे पास एक स्फेयर आ जाता है, अगर मेरे पास एक क्यूब आ जाता है, राइट, तो इन जैसे सरफेसेस जो कि 3D हैं, सही है, फ्लैट नहीं है, इन सरफेसेस के पास जो इन सरफेसेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस स्फीयर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, क्या मैं उनको अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, क्योंकि उन्हें भी हम लोग इसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, राइट, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँ? क्या मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं। दिस फार्मूला इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन फ्लैट सरफेसेस, याद रखिएगा। तो स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, इस तरीके के जो सरफेसेस हैं, क्लोज्ड सरफेसेस जो हैं, इन जैसे सरफेसेस के लिए हम लोग एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहें तो उससे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इट्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी डेरिवेशन हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज करके एक टॉपिक दिया हुआ होता है, ठीक है। टॉपिक असल में हमारा ये है आज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। याद रखिएगा, अब यहाँ पे देखिए, ये अगर फ्लैट सरफेस है तो मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है। इसका मुझे फ्लक्स फाइंड करना था, मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और मुझे फ्लक्स मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी स्फेयर की, हम लोग स्फेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अब स्फेयर क्या है? स्फेयर एक क्लोज्ड पाथ है। अगर मैं पूछूँ फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज़ीरो, सही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होती है क्लोज्ड पाथ के अंदर, वर्क भी ज़ीरो होता है क्लोज्ड पाथ के अंदर, लेकिन फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? कैसे? देखो, अगर तो देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी अगर मैं चार्ज बाहर रखती हूँ तो, लेकिन अगर मैं चार्ज अंदर रख दूँ, अगर मैं चार्ज सेंटर में रख दूँ इस स्फेयर के, तो क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी स्फेयर के अंदर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फील्ड लाइंस किस तरफ जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँगी जो टोटल लाइंस जा रही हैं इस स्फीयर के बाहर, उसको मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसकी डेरिवेशन हम लोग अभी करेंगे। ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये फार्मूला निकला कहाँ से आया, वही हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। फार्मूला असल में यही है, ये हमारा टारगेट है, इसे ड्राइव करना। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स का फार्मूला है, कब? फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, spherical surfaces, ठीक है। अब हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एंड क्लोजिंग चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसके बीचों बीच रखा हुआ है चार्ज, एंड क्लोजिंग यानी कि जिसके अंदर बंद है एक चार्ज बिल्कुल सेंटर के अंदर, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस बड़े से स्फीयर का एक बहुत छोटा सा यूनिट एरिया ले लूँ, ये मैंने यहाँ पे एक यूनिट एरिया ले लिया, यहाँ पे है हमारा चार्ज, ठीक है। इससे निकल रही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है। और यहीं से हम लोग इसका
एक मिनट, इसका एरिया भी कहाँ है, इस तरफ है, तो मैंने इसे कह दिया डेल्टा ए, ठीक है। यूनिट एरिया का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। यही अगर मैं एक और ले लूँ यूनिट एरिया, ऑफ कोर्स आप पूरे स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था ना वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसके अंदर भी क्या कर रहे थे, वर्क को जो डिस्टेंस था उसको आप छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। और इस तरीके से आप फिर वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, इस तरीके से वर्क पूरा कैलकुलेट करते थे, सही है। समझ लीजिए ये अगर आपको वर्क वाला टॉपिक आपने पढ़ा है तो हम लोग टॉपिक पढ़ते हुए एक आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर कर्व ग्राफ बनता था, वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे लाइंस के अंदर इस तरीके से ग्राफ को छोटे छोटे लाइंस के अंदर सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते थे। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स अगर डिवाइड करो आप देखो तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और हम लोग फिर वर्क 1 कैलकुलेट किया, वर्क 2 किया, फिर वर्क 3 किया, इन सब का सम ले लेते, हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाता था, राइट। यहाँ पे भी आप बिल्कुल उसी तरह करेंगे। आप जो है वो स्मॉल सेगमेंट्स ले लोगे स्फेयर के, ठीक है। एक स्फेयर है, एक बॉल है, ठीक है। उसके अंदर अगर बीचों बीच अगर चार्ज रखा हुआ है तो बीच सेंटर से लेके जो बाहर की तरफ जो डिस्टेंस है, जो सर्कमफेरेंस है, वो इक्वल होगा, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, सही है। वो तो इक्वल होगा क्योंकि इस चार्ज बिल्कुल सेंटर में। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो मैं इसे कह दिया E2 कह दिया, और यहाँ पे जो एरिया होगा मैंने कह दिया E2। समझ लीजिए एक और मैंने यहाँ पे छोटा सा सेगमेंट ले लिया। तो यहाँ पे आप डिफरेंट सेगमेंट्स आप ले सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स ले लोगे। अब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास, क्योंकि हम लोग स्फेयर का एक फ्लक्स तो फाइंड ही नहीं कर सकते, हम लोग करते क्या है, हम लोग छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं एरिया के जो कि एज अ फ्लैट सरफेस एक्ट करता है। जो फ्लैट सरफेस की तरह दिखता है, सही है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेयर, हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस पूरे एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर को छोटे छोटे स्मॉल पैचेस के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं, पैच। हर पैच एक फ्लैट सरफेस की तरह काम करता है, हर पैच एक फ्लैट सरफेस की तरह काम करता है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, हम लोग ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिससे हमें ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट निकल आएगा, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है टोटल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग का चार्ज। फ्लक्स बराबर हो जाएगा फ्लक्स 1, देखो इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, ये हो जाएगा फ्लक्स 3। इसी तरीके से बहुत सारे फ्लक्स हमने ले लिए। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया EN डेल्टा एन का मतलब, अब देखो मैं सारा तो नहीं लिखूंगी 4 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तो नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एन, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स एन। तो टोटल फ्लक्स बराबर हो जाएगा फ्लक्स 1 2 फ्लक्स 3 फ्लक्स, अब लगा दो एन लगा दो मैंने, ठीक है। हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए। तो ये हो जाएगा E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा, चलो अब EN भी हटा दो, इतना सारा कौन लिखे, इसलिए मैं यहाँ पे EN लिख देती हूँ, सही है। कोई मुश्किल काम नहीं किया हमने, बस सारे फ्लक्स को प्लस कर दिया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E इंटू ए, वो फॉर्मूला पुट कर दिया, सही है। अब हम लोग, अगर मुझे ये डॉट रिमूव करना है, मैं क्या करूँगी, मैं कॉस थीटा लगा दूँगी, है ना। अभी तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, वेक्टर एरिया में से, और जो एरिया है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है। दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो
थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा, और हमें पता है cos 0 बराबर होता है 1 के, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे cos 0 लिखूँ, cos 0 होता है 1 के इक्वल, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2। दोबारा से वैसा ही हो गया, लेकिन क्योंकि हमें स्टेप्स फॉलो करने थे इसीलिए हमने कॉस की वैल्यू भी पुट कर दी थी। अब देखो, हमें पता है कि जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक, वो क्या है, वो सेम है। सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, चाहे आप कहीं किसी भी पॉइंट से लो। हर पैच से लेके सेंटर जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो वो डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए अगर डिस्टेंस सेम है, हमें पता है अगर डिस्टेंस सेम होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, है ना। अगर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आपको फॉर्मूला पता हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर KQ/R²। तो R के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे R सब में क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अगर डिस्टेंस हमने इक्वल रखा है तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, सबकी बराबर हो जाएगी, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि E1, E2, E3, En ये सब इक्वल हैं। अगर ये सब इक्वल हैं तो मैं अगर आप पे E कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो कोई गलत बात तो नहीं होगी, और ये जो बचेगा हम लोग वो चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आ गया एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है सरफेस एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला स्फीयर, क्योंकि हम लोग स्फीयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr² फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए KQ/R²। मैंने यहाँ पे ऊपर भी लिखा था, तो ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। आइए, R², लेकिन एक मिनट, R² कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल करने से पहले हम लोग यहाँ पे और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। K की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है K बराबर होता है 1/ε0, 4πε0 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 QR², 4πr², ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ K की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। अब ये 4π कैंसिल, R² कैंसिल, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। प्रूव हो गया, ये फॉर्मूला हमें निकालना था, ये फॉर्मूला निकल गया। हो गई आपकी डेरिवेशन। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी लेंदी है बट बहुत सिंपल है। तो इस डेरिवेशन से हमें क्या पता लगता है, इस डेरिवेशन से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंडेंट है किसके ऊपर, चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, नंबर 1, नंबर 2 मीडियम के ऊपर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या कहीं भी यहाँ पे लिख रहा है कि वो शेप के ऊपर डिपेंडेंट है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तो स्फेयर है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर क्यूब है तो फिर भी ठीक है, सही है। तो शेप के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। आगे वाली वीडियो के अंदर हम लोग गॉस लॉ का जिक्र करेंगे, गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ का आप लोग क्यों इस्तेमाल करते हो, गॉस लॉ हम लोग इस्तेमाल करते हैं इरेगुलर शेप्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। इस फॉर्मूले से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता शेप के ऊपर, लेकिन गॉस लॉ असल में ये चीज़ प्रूव करता है कि हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता शेप्स के ऊपर। गॉस लॉ के अंदर हम लोग इरेगुलर शेप का, यहाँ पर हमने स्फेयर का निकाला, राइट, स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। गॉस लॉ जब आप प्रूव करते हो तो गॉस लॉ के अंदर हम लोग इरेगुलर शेप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
गॉस लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर. अंटिल देन टेक केयर, बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.